रामगढ़ एक ऐसा गांव जो दुनिया की नजरों से इतना दूर है कि यहाँ वक्त भी अंधेरे में कहीं खो गया है। यहाँ आज भी बिजली नहीं पहुंची है। इस स्याह अंधेरे में बस एक ही रोशनी उम्मीद की तरह टिमटिमा रही है। बंसल की चाय की दुकान पर लटकी एक पुरानी लालटेन। दुकान के अंदर खामोशी पसरी है। बंसल अपनी केतली को घूर रहा है और बेंच पर गांव के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप सिंह, दामोदर काका और उनका पोता रोहन किसी गहरी सोच में डूबे हैं। अरे ओ बंसल, चाय में पत्ती डालना भूल गया क्या? कब से बैठे हैं हम, एक चाय नहीं बनी तुझसे। जी जी मालिक, बस अभी अभी लाया। हाँ, और वो शहर वाला लौंडा कहाँ है? वो मास्टर केशव शर्मा आज आएगा या नहीं, कुछ खबर है? ठाकुर साहब, अच्छा लड़का है वो। गांव के बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आपको उससे क्या काम पड़ गया? अरे अपने मतलब के लिए। खैर छोड़ो, तुम क्या समझोगे। एक वक्त था जब इस पूरे गांव में हमारी जमींदारी चलती थी। लोग सांस भी हमसे पूछ कर लेते थे। दादू, आप भी कहाँ इन पुरानी बातों में फंस जाते हो? गांव के हालात तो देखो, आज भी वही अंधेरा है। वक्त बदलता है बेटा, पर कुछ लोग नहीं बदलते। तभी बारिश की बूंदों के बीच हाथ में एक छाता लिए मास्टर केशव शर्मा ने दुकान में कदम रखा। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम दामोदर काका। रोहन, तुम भी यहीं हो? अरे आओ बेटा केशव, उम्र लंबी है तुम्हारी। अभी ठाकुर साहब तुम्हें ही याद कर रहे थे। ये किताबें? जी काका, शहर गया था तो बच्चों के लिए ले आया, कल सुबह बांट दूंगा। मास्टर केशव की यही बात उसे गांव में सबसे अलग बनाती थी। दामोदर काका की आंखों में उसके लिए खास अपनापन था, पर ठाकुर भानु प्रताप उसे बस एक मामूली नौकर की तरह देखता था। बेटा, तुम बिल्कुल मेरे अपने भतीजे जैसे हो। ठीक 2 साल पहले मेरा भी एक भतीजा था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, पर एक जानलेवा बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया। उसके जाने के बाद गांव में मुझे काका कहने वाला कोई नहीं बचा था, पर जब तुम आए, तुमने मुझे काका कहकर बुलाया। मन को बड़ी शांति मिली बेटा। आप भी तो मेरे पिता जैसे हैं काका। बातें चल ही रही थीं कि बाहर बारिश तेज शुरू हो गई। अरे बातों बातों में वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। रात बहुत हो गई है। इस बारिश में अब कौन घर जाएगा? हाँ मास्टर, तुम भी आज की रात रुक जाओ। गांव की रातें, खासकर ऐसी तूफानी रातें, ठीक नहीं होती। नहीं काका, बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मतलब मेरी किताबें। मैं निकल जाऊंगा, ये बारिश रुक जाएगी। कुछ देर बाद बारिश हल्की हुई और मास्टर केशव अपनी छतरी लेकर उस घने अंधेरे में अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसका घर गांव के एकदम आखिरी छोर पर एक छोटे से कच्चे मकान में था। मास्टर केशव अपने घर पहुंचा। रात गहरी हो चुकी थी। वो थक कर बिस्तर पर लेट गया। उसके बिस्तर के पास दीवार पर एक बहुत पुरानी बड़ी सी घड़ी टंगी थी, घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी। मास्टर गहरी नींद में था। तभी अचानक वो बंद घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी आवाज उस सन्नाटे में इतनी तेज थी कि मास्टर केशव की नींद टूट गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। अरे इस घड़ी को, इससे क्या हुआ? ये तो बंद थी, ये ऐसे कैसे? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी। एक बहुत तेज लंबा साया बिजली की रफ्तार से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ गया। कौन है वहां? मास्टर ने डरते डरते अपनी लालटेन जलाई। सामने कुछ भी नहीं था और घड़ी की आवाज भी अब फिर से शांत हो चुकी थी। ये क्या था? वहम? हाँ, वहम ही होगा। और घड़ी भी फिर से बंद हो गई। मैं शायद ज्यादा थक गया हूँ, सो जाता हूँ। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था।
मास्टर केशव रात की घटना को एक बुरा सपना समझकर मन को ताजगी देने के लिए टहलने निकला। वो बच्चों को किताबें बांटने के बाद नदी किनारे आ गया। इस गांव में आए 1 हफ्ता ही हुआ है, पर क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ बरसों से हूँ। कुछ तो अजीब है। यही सोचते सोचते वो नदी किनारे पहुंच गया। नदी में ढेर सारे सफेद कमल के फूल खिले थे। मास्टर उन फूलों को देखने के लिए जरा नदी के करीब चला गया। वाह, कितने सुंदर फूल है। लगता है आज सुबह ही खिले हैं। मास्टर केशव जब उन फूलों को निहार रहा था, ठीक तभी एक खौफनाक घटना घटी। उसकी आंखों के सामने नदी के पानी पर एक सफेद कफन में लिपटी लाश तैरती हुई आई, मगर वो कफन बिल्कुल सूखा था, जैसे पानी की एक बूंद ने भी उसे छुआ न हो। यह मंजर देख मास्टर केशव डर से कांप उठा। यहाँ ये लाश नहीं, ये कफन तो भीगा भी नहीं है। ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मास्टर केशव ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो उल्टे पांव बेतहाशा भागने लगा। वो भाग रहा था, उसे नहीं पता कहां, बस भागते जा रहे थे। भागते भागते वो हाँफते हुए वापस बंसल की दुकान के सामने आकर गिरा। उसे इस हाल में देखकर दुकान पर बैठे ठाकुर भानु प्रताप, दामोदर काका, बंसल और ठाकुर का लठैत शंभू सब हैरान रह गए। अरे मास्टर, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? वहां नदी में एक लाश तैर रही है और उसका कफन सूखा था। ये सुनते ही ठाकुर और शंभू जोर से हंस पड़े। पागल हो गए हो क्या मास्टर? सूखी लाश? लगता है शहर के लड़के का दिल बहुत कमजोर है। अरे शंभू, जा जरा देख तो सही, मास्टर क्या बक रहा है। शंभू, बंसल और रोहन नदी की तरफ भागे। ठाकुर और दामोदर काका भी पीछे पीछे गए। जब वे नदी किनारे पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई लाश, ना कोई कफन और ना ही वो कमल के फूल। पानी बिल्कुल साफ था। मालिक, यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं तैर रहा। मास्टर खामखा हम सबको परेशान कर दिया। क्यों रे मास्टर, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे या धूप में दिमाग खराब हो गया है तेरा? चल चल निकल यहां से, और अगली बार गांव वालों का वक्त बर्बाद किया तो अच्छा नहीं होगा। मास्टर केशव शर्मिंदा और डरा हुआ वहां खड़ा रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन था। उसने जो देखा वो सच था, पर वो गया कहां? उस रात मास्टर केशव सो नहीं पाया। वो लालटेन जलाए बैठा रहा। आधी रात को उसे फिर से आवाजें आने लगी। उसे लगा जैसे कोई औरत बहुत बुरी तरह खांस रही है, और फिर फुसफुसाहट। दवा, मेरी दवा। कौन है बाहर? वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए उठा, उसकी लालटेन अपने आप झटके से बुझ गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया, और उस अंधेरे में उसे अपने बिस्तर के पास 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। मास्टर केशव डर के मारे बेहोश हो गया। आसमान में फिर से काले बादल घुमड़ रहे थे। बंसल की दुकान पर वही महफिल जमी थी। ठाकुर भानु प्रताप, दामोदर काका, रोहन, बंसल और शंभू सब वही थे। तभी मास्टर केशव दुकान पर आया, लेकिन वो आज बिल्कुल अलग लग रहा था। न उसके चेहरे पर मुस्कान थी, न आंखों में चमक। वो चुपचाप आया और एक कोने में अंधेरे में बैठ गया। मास्टर जी, आप ठीक तो हैं? मास्टर केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों मास्टर, आज फिर कोई सूखी लाश देखी क्या? ठाकुर की बात सुनकर मास्टर केशव ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। लाश नहीं ठाकुर, कातिल देखे हैं। और अगले ही पल
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मास्टर केशव ने झपट्टा मारकर दुकान में जल रही इकलौती लालटेन बुझा दी। दुकान में मौत जैसा अंधेरा छा गया। अरे ये क्या किया बेटा? और उस अंधेरे में मास्टर केशव के शरीर से हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगीं। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दादू, मास्टर जी को क्या हो गया? और फिर वो खड़ा हुआ, लेकिन अब वो मास्टर केशव नहीं था। उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों से जैसे खून टपक रहा था और उसके दांत धारदार छुरियों की तरह बड़े और नुकीले हो गए थे। पहचाना नहीं मुझे? भानु प्रताप, मैं हूँ गोपाल, तुम्हारा गोपाल काका, जिसे तुम तीनों ने मिलकर बेरहमी से मार डाला था। उस रात की कहानी रामगढ़ का कोई नहीं भूला था। कई साल पहले इसी दुकान की जगह गोपाल काका की चाय की दुकान थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी कई दिनों से बीमार थी, मौत के बिस्तर पर। उस रात गोपाल ने जैसे तैसे अपनी पत्नी की दवा के पैसे जोड़े थे। वो बस दुकान बंद करके दवा लेने जाने ही वाला था कि तभी ठाकुर भानु प्रताप अपने लठैत शंभू और उसी बंसल के साथ उसकी दुकान में आ धमका। अरे ओ गोपाल, इस महीने का किराया कब देगा? या सब मुफ्त में चला रहा है? मालिक, मेरी पत्नी लक्ष्मी मरने वाली है। ये पैसे उसकी दवा के हैं। मुझे जाने दो मालिक, अगला सब चुका दूंगा। मुझ पर रहम करो। मालिक, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कल ही गल्ले में पैसे रखते देखा था। ये देखिए यहाँ। बंसल ने गोपाल के गल्ले से वो सारे पैसे निकाल लिए। चुप कर, मेरे हुक्म के आगे आएगा? शंभू, समझा दे इसे। शंभू ने गोपाल को जमीन पर पटक दिया और ठाकुर भानु प्रताप ने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और एक के बाद एक निर्ममता से गोपाल के सिर पर वार करने लगा। गोपाल काका का सिर फट गया। वो खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में सिर्फ अपनी पत्नी के लिए दवा न ले जा पाने की बेबसी थी। लक्ष्मी, मेरी दवा, मैं आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा। उस रात गोपाल काका की मौत हो गई और दवा न मिलने के कारण अगली सुबह उसकी पत्नी लक्ष्मी ने भी दम तोड़ दिया। वापस उस अंधेरी दुकान में ठाकुर भानु प्रताप, बंसल और शंभू डर के मारे पत्थर बन चुके थे। और आज मैं अपना बदला पूरा करने आया हूं। तुम तीनों को मेरे पास आना ही होगा। शंभू ने भागने की कोशिश की। कहां भागता है शंभू? उस रात तूने ही मुझे पकड़ा था। उस पिशाच ने अपना हाथ लंबा किया जो अंधेरे में दूर तक गया और शंभू की गर्दन दबोच ली। एक झटके में शंभू की लाश जमीन पर आ गिरी। बंसल जमीन पर रेंगता हुआ गिड़गिड़ाने लगा। नहीं गोपाल भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। तूने मेरी लक्ष्मी की दवा के पैसे छीने थे। तूने उसे मुझसे छीना था। उस पिशाच ने बंसल को बालों से पकड़ा, उसका मुंह जबरदस्ती खोला और दुकान की गर्म केतली, खौलता हुआ पानी उसके मुंह में उड़ेल दिया। बंसल ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब सिर्फ ठाकुर भानु प्रताप बचा था। वो डर से कांपता हुआ दामोदर काका के पैरों में छुप गया। बचा लो दामोदर, बचा लो मुझे, ये मुझे मार डालेगा। तुझे तो मैं सबसे आखिर में मारूंगा ठाकुर, उस रात की तरह एक बार। वो पिशाच ठाकुर की तरफ बढ़ा। रोहन और दामोदर काका डर से अपनी जगह जम गए थे। तभी रुक जाओ गोपाल। पिशाच रुक गया। मैं जानता हूं इसने पाप किया है, पर इसकी एक बेटी है जो शहर में है। वो बिल्कुल निर्दोष है। क्या तुम
क्या तुम उसे अपने पिता के पाप की सजा दोगे? क्या तुम अपनी और ठाकुर की बेटी में कोई फर्क नहीं समझते? बेटी का नाम सुनते ही वो पिशाच दर्द से चीख उठा। उसे अपनी लक्ष्मी की याद आ गई। वो हिलने लगा जैसे उसके अंदर कोई जंग चल रही हो। वो ठाकुर के बिल्कुल करीब आया। ठाकुर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। पिशाच ने अपना हाथ उठाया और ठाकुर को जमीन पर पटक दिया। जा जा भानु प्रताप, तू जिंदा रहकर हर रोज अपनी मौत का इंतजार कर। यही तेरी सबसे बड़ी सजा है। और अगले ही पल मास्टर केशव का शरीर एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। वो पिशाच एक काले धुएं के रूप में दुकान से बाहर निकला और उस तूफानी रात में गायब हो गया। उस रात रामगढ़ में प्रतिशोध पूरा हुआ। अगली सुबह जब मास्टर केशव को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। पर ठाकुर भानु प्रताप, वो जिंदा तो था पर वो पागल हो चुका था। वो बस एक ही बात रटता रहता था, वो आएगा, वो लौट के आएगा। रामगढ़ की गलियों में आज भी अंधेरा है, पर अब उस अंधेरे में एक खौफनाक इंसाफ की कहानी भी दफन है।